नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है स्वतंत्र भारत एजुकेशन हब फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी एस्पिरेंट्स के चैनल पर। अब तक हम जो है खिलजियों के बारे में जान चुके हैं। आज हम जो है तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो तुगलक वंश है ये 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक जो है रहा है। तो एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जो लोग भी नए आए हैं वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि जो आने वाली वीडियो उन्हें जो है मिलती रहे, जिसके बारे में उन्हें जानकारी होती रहे। ये कोर्स हम पूरा जितनी जल्दी हो सकता है, ये सिलेबस हम पूरा कंप्लीट हिस्ट्री का करेंगे। उसके बाद हम लोग पॉलिटी शुरू करेंगे, या फिर मैं विचार कर रहा हूँ कि बीच में एक दिन कोई ऐसा निकाल के पॉलिटी का एक चैप्टर जो है डाल दिया करें। तो चलिए अब तुगलक वंश के बारे में शुरू करते हैं। तुगलक वंश जो है 1320 से 1414 ईस्वी तक ये रहा है। तो तुगलक वंश जो है 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह की हत्या कर दिल्ली सल्तनत में एक नए वंश तुगलक वंश की जो है स्थापना की थी। इस वंश ने 1414 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर राज किया। इस अध्याय के अंतर्गत तुगलक वंश की स्थापना, उसके प्रमुख सुल्तान, उनके कार्य और अंततः 94 वर्ष के लंबे अंतराल के बाद तुगलक वंश के पतन के कारणों का अध्ययन करेंगे। ध्यातव्य है कि दिल्ली सल्तनत का इस काल में चरम विस्तार व विघटन दोनों हुए हैं जो है। ठीक है, अब प्रमुख शासक कौन कौन से रहे हैं। तो प्रमुख शासकों में गयासुद्दीन तुगलक शाह है। तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है कि अकाल संहिता का निर्माण जो है गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था, तथा सल्तनत काल में नहर बनवाने का जो कार्य जो है किया गया है। तो प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक ही था जिसने सल्तनत काल में नहर बनवाने का कार्य प्रारंभ करवाया है। और इब्न बतूता ने गयासुद्दीन तुगलक के बारे में कहा है कि तुगलकाबाद में स्वर्ण जड़ित ईंटों से महल बनवाया था इसने, और उसके अंदर एक कुंड बनाकर उसे जो है सोने से भर दिया था। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक शाह जो है 1320 से 1325 ईस्वी तक जो है रहा है। गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। यह वंश कराना तुर्क के वंश के नाम से भी प्रसिद्ध था, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक का पिता जो है कराना तुर्क था। अब गयासुद्दीन के जो है उत्कर्ष और कार्य। गाजी मलिक का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उसकी माता पंजाब की एक जाट महिला थी और पिता बलबन का तुर्की दास था। गाजी मलिक अपनी योग्यता व कठिन परिश्रम के कारण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होने वाले सैन्य अभियानों का अध्ययन तथा दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। मतलब शासनकाल में गाजी मलिक अपनी योग्यता और कठिन परिश्रम के कारण अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में होने वाले सैन्य अभियानों का अध्यक्ष तथा दीपालपुर का राज्यपाल जो है नियुक्त किया गया था। मंगोलों को पराजित करने के कारण गयासुद्दीन तुगलक मलिक उल गाजी के नाम से भी जो है प्रसिद्ध हुआ है। 3 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक जो है गद्दी पर बैठा। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान था जिसने गाजी की उपाधि धारण की। अब गयासुद्दीन तुगलक के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी थी जब वह गद्दी पर बैठा। तो शासनकाल के प्रारंभिक समय में गयासुद्दीन तुगलक के समक्ष कई चुनौतियां थीं। प्रांतों में विद्रोह हो रहा था। बंगाल और सिंध पर नाम मात्र का शासन रह गया था, तथा गुजरात के क्षेत्रों में भी विद्रोह जारी था। राजपूत शासक अपनी शक्ति का विस्तार करने में लगे हुए थे, जबकि दक्षिण के राज्यों में अशांति और उपद्रव का वातावरण व्याप्त था। पूर्व खिलजी शासक नसीरुद्दीन खुसरो शाह द्वारा अमीरों और उलेमाओं को संतुष्ट करने के लिए राजकोष खाली कर दिया गया था, जिससे राज्य में वित्तीय संकट की जो है स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। गयासुद्दीन तुगलक ने सर्वप्रथम सामंतों से अपनी सत्ता की पुष्टि करवाई तथा उलेमाओं ने इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए समर्थन मांगा, जिन्होंने गयासुद्दीन के शासक बनने का समर्थन किया। इस तरह गयासुद्दीन की सत्ता को वैधानिक स्वीकृति मिली और उसकी सत्ता मजबूत हुई।
लेकिन इससे सामंतों और उलेमाओं की शक्ति में वृद्धि हुई तथा निरंकुश राजतंत्र की परंपरा दुर्बल हुई। गयासुद्दीन ने सत्ता की वैधानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद सर्वप्रथम विद्रोहों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सक्रिय उपाय किए। गयासुद्दीन ने सत्ता की वैधानिक स्वीकृति मिल जाने के बाद सर्वप्रथम विद्रोह पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए जो सक्रिय उपाय किए, तो गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक नगर बसाया। वास्तुकला की तुगलक शैली का प्रारंभ इसके मकबरे के निर्माण से हुआ है। फिर आ जाते गयासुद्दीन तुगलक के प्रमुख सैन्य अभियान कौन कौन से रहे हैं। तो 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने अपने पुत्र जौना खां को तेलंगाना यानी वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव के विरुद्ध अभियान के लिए भेजा। जौना खां अपने प्रथम वारंगल अभियान में असफल रहा। 1322 से 23 ईस्वी में जौना खां ने वारंगल पर पुनः अभियान किया। इसमें वह सफल रहा। वारंगल को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। तेलंगाना पर तुर्कों का अधिकार हो गया। इसका नाम बदलकर सुल्तानपुर रखा गया। साथ ही इसे कई प्रशासनिक भागों में बांट दिया गया। 1324 ईस्वी में स्वयं गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल पर चढ़ाई की और उसे जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। बंगाल विजय से लौटते वक्त उसने बिहार के क्षेत्र मिथिला के हरिसिंह देव को पराजित किया एवं तिरहुत के क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह प्रथम अवसर था जब तुर्कों का साम्राज्य विस्तार उत्तरी बिहार तक विस्तृत हो गया। जौना खां ने अपना दूसरा अभियान 1324 ईस्वी में जाजनगर यानी उड़ीसा पर किया। वहां का शासक भानुदेव द्वितीय था। इस युद्ध में जाजनगर का शासक पराजित हुआ और जौना खां को प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त हुआ। फिर इसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने जो सुधार किए हैं, तो गयासुद्दीन तुगलक के सुधार कौन कौन से हैं। गयासुद्दीन के काल में राज्य की वित्तीय स्थिति काफी दयनीय हो गई थी। अतः राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए गयासुद्दीन ने लगान व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। गयासुद्दीन ने अपने शासनकाल में अलाउद्दीन खिलजी के समय से चली आ रही कठोरता को कम किया। उसने मध्यस्थ भूमिपति मतलब खुद मुकद्दम और चौधरी के अधिकार पुनः वापस कर लगान की दर में परिवर्तन किया। रैयतों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग लगान के रूप में वसूल किया जाने लगा। इसके अलावा उसने आदेश दिया कि एक वर्ष में इक्ता के राजस्व में 1/10 से 1/11% से अधिक वृद्धि नहीं हो सकती तथा अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ कर दिया जाए। गयासुद्दीन के मध्यस्थ वर्ग को किसानों से लगान के अलावा सभी प्रकार के कर वसूलने से रोक दिया तथा अमीर या इक्तादारों द्वारा लगान वसूली में ठेकेदारों की कुरीतियों पर पूर्णतः रोक लगा दी गई और उनके द्वारा लगान वसूल की प्राप्त लाभ का वितरण नियमित रूप से लिया जाने लगा। कर सुधारों के अंतर्गत इक्तादारों द्वारा फवाजिल या अतिरिक्त कर केंद्रीय कोष में जमा करने के उपाय किए गए। गयासुद्दीन तुगलक ने सैन्य संगठन की कार्यकुशलता को भी बनाए रखा, क्योंकि उसने दाग यानी घोड़ों पर मोहर और हुलिया, सैनिकों का हुलिया लिया जाने लगा की पद्धति को और व्यवस्थित ढंग से लागू किया। गयासुद्दीन तुगलक ने पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई तथा पुलों एवं नई सड़कों का निर्माण कराया। यह प्रशासन में नैतिक नियमों का समर्थक था और शराब उत्पादन एवं उसकी बिक्री पर इसने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही मुहतसिब नामक अधिकारी को नैतिक शिष्टाचार के अनुपालन का दायित्व दे दिया। गयासुद्दीन की डाक व्यवस्था उत्कृष्ट थी और शीघ्र डाक पहुंचाने के लिए प्रत्येक 3/4 मील पर डाक पहुंचाने वाले कर्मचारी या घुड़सवार नियुक्त किए गए। डाक विभाग का मुखिया वरीद ए मुमालिक नामक अधिकारी होता था। हिंदुओं के प्रति क्या नीति रही है इसकी, तो हिंदुओं के प्रति गयासुद्दीन की नीति कठोर थी। उसने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि हिंदू न तो इतने धनवान बन सके कि विद्रोह करने को तैयार हो जाए और ना ही इतने निर्धन हो जाए कि वह कृषि छोड़कर भाग जाए।
हिंदुओं के प्रति गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन खिलजी की नीतियों का अनुसरण किया। फिर गयासुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई? तो 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान में से वापस लौटते समय गयासुद्दीन की अगवानी के लिए दिल्ली के समीप अफगानपुर में उसके पुत्र जौना खां द्वारा स्वागत के लिए लकड़ी का भवन निर्मित किया गया था। जब मंडप के नीचे सुल्तान के स्वागत का जश्न मनाया जा रहा था, तभी अचानक हाथियों के आ जाने से वह मंडप गिर गया और मलबे के नीचे सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक, राजकुमार महमूद खान व अन्य व्यक्ति दबकर मर गए। सुल्तान की इस तरह मृत्यु से एक मिथक प्रचलित है कि जौना खां ने सत्ता अधिकार के लिए यह षड्यंत्र स्वयं रचा था। एक अन्य मिथक के अनुसार प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से सुल्तान के संबंध अच्छे नहीं थे। बंगाल विजय से वापस लौटते समय संभवतः सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भिजवाया था कि सुल्तान के आने के पूर्व सल्तनत छोड़कर कहीं और चले जाएं। इस पर औलिया ने कहा, दिल्ली अभी दूर है, हुनूज दिल्ली दूरस्थ। और वास्तव में सुल्तान का दिल्ली प्रवेश के पूर्व ही देहांत हो गया। फिर गयासुद्दीन तुगलक का मूल्यांकन। तो गयासुद्दीन ने अपने राज्य में सुव्यवस्था स्थापित की और ऐसे विभिन्न कार्य किए जिनका उद्देश्य जनता की सुख एवं समृद्धि को बढ़ाना था। हालांकि हिंदुओं के प्रति उसकी नीति कठोर थी। गयासुद्दीन तुगलक ने ऐसे अनेक कठोर नीति का अनुसरण किया जो तुलनात्मक रूप से बहुत कुछ बलवन के समान थी। गयासुद्दीन ने राजव्यवस्था की उस शक्ति और मर्यादा को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जो खिलजी शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह के समय में लगभग समाप्त हो चुकी थी। फिर आ जाता मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी। तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। ऐसा माना जाता है कि अपने पिता की मृत्यु का शोक उसने 40 दिन तक तुगलकाबाद में रहकर मनाया। 40 दिन के बाद उसने अपने राज्याभिषेक के लिए दिल्ली प्रस्थान किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जियाउद्दीन बर्नी द्वारा लिखी पुस्तक तारीख ए फिरोज शाही और मोरक्को यात्री इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांतों से हमें मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के रोचक तथ्यों की जानकारी मिलती है। तो इसका जो है मोहम्मद बिन तुगलक का प्रारंभिक जीवन कैसा रहा है? तो राजकुमार जौना खां गयासुद्दीन तुगलक का ज्येष्ठ पुत्र था। उसका पालन पोषण एक सैनिक की भांति हुआ था। खुसरो शाह द्वारा उसे शाही घोड़े का मुख्य पदाधिकारी नियुक्त किया गया था, परंतु जौना खां ने अपने संरक्षक खुसरो शाह के विरुद्ध एक आंदोलन शुरू कर दिया और उसने खुसरो शाह को अपदस्थ करने में अपने पिता की सहायता की। 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक के सम्राट बन जाने के बाद राजकुमार जौना खां की उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्ति की गई और उसे उलूग खां की उपाधि दी गई। जौना खां ने 1321 और 1322 से 23 ईस्वी में वारंगल में 2 अभियानों का नेतृत्व किया। यद्यपि अपने प्रथम अभियान में असफल रहने के बाद वह दूसरे अभियान में सफल रहा। इब्न बतूता के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक के राज्यारोहण के समय तुगलक साम्राज्य 23 प्रांतों में बटा हुआ था। कश्मीर एवं आधुनिक बलूचिस्तान को छोड़कर लगभग सारा हिंदुस्तान जो है दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में था। जो इब्न बतूता था यह मोरक्को का रहने वाला था, जो लगभग 1333 ईस्वी में भारत आया। उसे सुल्तान द्वारा दिल्ली का काजी नियुक्त किया गया। 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा इब्न बतूता को राजदूत के रूप में चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं को अपनी पुस्तक किताबुल रहला में जो है उल्लेखित किया है। अब मोहम्मद बिन तुगलक के शासन संबंधी योजनाएं क्या क्या रही हैं? तो बर्नी ने सुल्तान की 5 प्रमुख शासन संबंधी योजनाओं का उल्लेख किया है। एक है उसकी दोआब में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का चलन, राजधानी परिवर्तन, ये सब जो है उसकी योजनाएं रही हैं। तो दोआब में जो कर वृद्धि की है ये 1325 ईस्वी में की है। तो सिंहासन पर बैठने के कुछ समय पश्चात सुल्तान ने दोआब में कर वृद्धि की। बर्नी के अनुसार सुल्तान ने दोआब में 10 गुना कर वृद्धि की, जबकि बदायूनी ने 10 से 20 गुना कर वृद्धि की बात की है। अब
कर वृद्धि के संबंध में विभिन्न मत हैं। तो बर्नी ने लिखा है कि सुल्तान का खजाना खाली हो गया था, जिसकी पूर्ति के लिए कर वृद्धि की गई। गार्डन ब्राउन के अनुसार दोआब साम्राज्य का सबसे अधिक धनाढ्य तथा समृद्धशाली भाग था, अतएव इस भाग से साधारण दर से अधिक कर वसूल किया जा सकता था। बदायूनी और सर हेग के अनुसार दोआब की विद्रोही प्रजा को दंड देने तथा उस पर नियंत्रण रखने के लिए कर लगाया गया था। अब इस योजना की असफलता के क्या कारण रहे? जिस समय कर वृद्धि की गई उस दौरान अकाल पड़ने के कारण जनता में कर अदा करने की क्षमता नहीं रही। दोआब के लोग बढ़ी हुई दर पर कर देने के लिए तैयार नहीं थे। कर की वसूली इतनी कठोरता से की गई कि जनता आक्रोशित हो उठी और सुल्तान के प्रति भयंकर असंतोष फैल गया। अब साहब एक और क्या काम किया? राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से लगभग 700 मील दूर देवगिरी को राजधानी बनाना चाहा और उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया। एक चीज याद करने रखने की बात है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम बदलकर कुतुबाबाद रखा था। अब राजधानी परिवर्तन के क्या कारण थे? देवगिरी का केंद्र में स्थित होना, दिल्ली के लोगों को सजा भी देना चाहता था और मंगोल आक्रमण से दिल्ली की असुरक्षा, ये सब कारण थे। तो देवगिरी का केंद्र में स्थित होना, इसका सबसे पहला कारण जो है यही था कि देवगिरी साम्राज्य के केंद्र में स्थित थी। सुल्तान ऐसे स्थान को राजधानी बनाना चाहता था जो सामाजिक महत्व का हो, साथ साथ राज्य के केंद्र में स्थित हो। इतिहासकार बर्नी ने लिखा है कि देवगिरी को भौगोलिक महत्व के कारण राजधानी चुना गया। अब दिल्ली के लोगों को सजा देना भी सुल्तान चाहता था, तो कैसे? इब्न बतूता ने लिखा है कि दिल्ली निवासियों ने सुल्तान के विरुद्ध निंदनीय पत्र लिखे थे, इसलिए उनको सजा देने के उद्देश्य से आज्ञा दी गई कि सभी दिल्ली निवासी शहर छोड़कर पूरे देवगिरी को प्रस्थान करें। मंगोल आक्रमण से दिल्ली की असुरक्षा। इतिहासकार गार्डन ब्राउन का मत है कि मंगोल के आक्रमण के भय से राजधानी परिवर्तन किया गया, किंतु इस तर्क को भी नहीं माना जा सकता क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक के राजगद्दी प्राप्त करने के समय तक मंगोलों के आक्रमण प्रायः समाप्त हो गए थे। अब योजना की असफलता के क्या कारण थे? सुल्तान की राजधानी परिवर्तन की योजना गलत नहीं थी, किंतु उसने इस योजना को जिस तरीके से व्यवहारिक रूप दिया वह अवांछनीय तथा अवैधानिक था। उसे सारी जनता को एक साथ ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। सर्वप्रथम उसे दरबारी, पदाधिकारी, व्यापारी तथा दुकानदारों को जो है ले जाना चाहिए था। सुल्तान को शायद यह आभास नहीं था कि लोग अपने पैतृक निवास को छोड़ने में जितना कष्ट अनुभव करेंगे, दौलताबाद पहुंचकर दिल्ली वासियों का मन न लगा और दिल्ली लौटने को आतुर हो उठे। दौलताबाद से दिल्ली पर मंगोलों या अन्य विदेशी आक्रमणों को रोकना संभव नहीं था, इसलिए उसने अपनी भूल स्वीकार कर ली और 1335 ईस्वी में राजधानी पुनः जो है दिल्ली स्थानांतरित कर दी। अर्थात सांकेतिक मुद्रा का चलन। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासन के प्रारंभ में मुद्रा में कई सुधार किए, किंतु उसका सबसे साहसिक कार्य तांबे या कांसे का सिक्का चलाना था। उसने यह आदेश दिया कि क्रय विक्रय में सांकेतिक मुद्रा को सोने तथा चांदी की मुद्रा के समान प्रचलित किया जाए। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली इलाही यानी सुल्तान ईश्वर की छाया है जैसे वाक्यों को अंकित करवाया था। सांकेतिक मुद्रा जारी करने के क्या कारण थे? सुल्तान अपनी विजय योजना को पूरा करने के लिए राज्य की आय अधिक से अधिक बढ़ाना चाहता था, जिससे एक विशाल सेना का निर्माण किया जा सके। सुल्तान को नए प्रयोग करने में रुचि थी तथा उस समय परिस्थितियां भी इसके अनुकूल थी। अब साहब योजना की असफलता के क्या कारण थे? मुद्रा के प्रचलन पर नियंत्रण का अभाव। यानी सुल्तान की यह योजना उचित थी, किंतु वह सांकेतिक मुद्रा के प्रचलन पर नियंत्रण न रख सका। सुल्तान सिक्कों की ढलाई को न रोक सका। सिक्कों पर कोई सरकारी मोहर आदि का चिन्ह नहीं था, इसलिए लोग आसानी से सिक्कों की ढलाई करके सरकारी सिक्कों के साथ चलाने लगे।
एडवर्ड थॉमस ने लिखा है, सुल्तान ने ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं की जिससे राजकीय टकसाल के सिक्कों तथा साधारणतः कुशल कारीगरों द्वारा बनाए गए निजी सिक्कों का अंतर मालूम किया जा सके। अतः अनेक जाली टकसाल बनने लगी और भू राजस्व का भुगतान भी जाली सिक्कों से किया जाने लगा, जिससे अर्थव्यवस्था कमजोर हुई। अब समय की परिस्थितियों को न समझना। सुल्तान की सबसे बड़ी कमी यह थी कि वह अपने समय की परिस्थितियों को न समझ सका और न ही वह अपनी सांकेतिक मुद्रा में जनता का विश्वास पैदा कर सका। अब खुरसान पर आक्रमण। सुल्तान का खुरसान अभियान तरमाशरीन और मिस्र के सुल्तान के साथ मैत्री का परिणाम था। यह मैत्री संगठन मोहम्मद बिन तुगलक, तरमाशरीन तथा मिस्र के सुल्तान, खुरसान के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध बनाया गया था। बर्नी के अनुसार इस सैनिक अभियान के लिए एक बड़ी सेना लगभग 3,70,000 की खड़ी की गई और सैनिकों को पूरे 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया गया। कालांतर में मध्य एशिया की राजनीति में परिवर्तन आ जाने के कारण सुल्तान को खुरसान अभियान टालना पड़ा। परिणामतः सुल्तान अपनी इस योजना में असफल रहा। अब कराचिल का सैन्य अभियान। सुल्तान की अगली विजय योजना कराचिल का अभियान थी, किंतु इसका भी विनाशकारी अंत हुआ। प्रारंभिक विजय के बाद ठंड के मौसम में सैनिकों को काफी क्षति हुई। इब्न बतूता केवल 3 सैनिकों के बचे रहने की बात करता है और बर्नी जो है इस अभियान में सिर्फ 10 सैनिकों के बचे रहने की बात करता है। अब दोनों अभियानों की असफलता का क्या कारण था? सुल्तान का विश्व विजेता बनने का विचार महत्वाकांक्षी हो सकता है, लेकिन अभियान से पूर्व परिस्थितियों का गलत आकलन इन अभियानों के असफल होने का मुख्य कारण था। अभियानों से पूर्व भौगोलिक कठिनाइयों के प्रति उदासीनता बरती गई। यह बात पूर्णतः भुला दी गई कि हिमालय व हिंदुकुश के पहाड़ी मार्गों से होकर ऐसी विशाल सेना का निकलना भी एक कठिन कार्य था और उस सेना के भोजन व ऐसे दूरस्थ देश में जीवन की अन्य आवश्यकताओं का प्रबंध करना भी कोई सरल कार्य नहीं था। इन असफल अभियानों के संदर्भ में बर्नी लिखता है कि वे देश प्राप्त न किए जा सके जिनका मोह सुल्तान को था और उसका कोष जो राजनीतिक शक्ति का सच्चा स्रोत था व्यय कर दिया गया। सुल्तान के संबंध में एल्फिंस्टन ने मत व्यक्त किया कि मोहम्मद बिन तुगलक में पागलपन का कुछ अंश था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के अन्य कार्य क्या थे? संकट के समय कृषकों को सहायता प्रदान करने के लिए सुल्तान ने केंद्र में दीवान ए कोही नाम से कृषि विभाग की स्थापना की। उसने अकाल राहत संहिता तैयार करवाई, सिंचाई के लिए सैकड़ों कुएं खुदवाए तथा अकालग्रस्त कृषकों को कृषि ऋण प्रदान किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने कुएं खोदने के लिए एवं बीज व हल खरीदने के लिए कृषि ऋण प्रदान किए। मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा से स्वीकृति पत्र प्राप्त किए तथा खुब्बा एवं सिक्कों पर अपने नाम के बदले खलीफाओं का नाम अंकित करवाया। उश्र तथा जकात को छोड़कर उसने शेष कर जो है समाप्त कर दिए। अब मृत्यु। 1351 ईस्वी में एक विद्रोह को दबाने हेतु धट्टा जाते समय सुल्तान रास्ते में बीमार पड़ गया। अंततः मार्च 1351 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु हो गई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। और चरित्र और कार्यों का इसके मूल्यांकन है तो मोहम्मद बिन तुगलक के चरित्र के संबंध में इतिहासकारों में विरोधाभास है। इतिहासकारों का एक वर्ग का मानना है कि वह बड़ा धर्मपरायण था, जबकि दूसरी ओर उसे निर्दयी, रक्त पिपासु तथा धर्मभ्रष्ट कहा गया है। शासक के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक पूर्णतः असफल रहा। जिस समय वह गद्दी पर बैठा उस समय उसके साम्राज्य में लगभग समस्त उत्तर एवं दक्षिण भारत सम्मिलित था, किंतु उसने अपने को दिल्ली तक समेट कर रखा। कुछ विद्वानों ने उसे भाग्यहीन आदर्शवादी कहा है। इस दृष्टि से उसे महान व्यक्ति भी नहीं कहा जा सकता।
अब फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात 1351 ईस्वी में उसका चचेरा भाई फिरोज तुगलक सिंहासन पर बैठा। फिरोज की माता एक राजपूत सरदार की पुत्री थी। बरनी के मतानुसार मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। राजधानी से दूर थट्टा के निकट सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के पश्चात अमीरों, मलिकों, उलेमाओं आदि ने फिरोज को एक मत से सुल्तान घोषित किया। फिरोज तुगलक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ, पहले 22 मार्च 1351 को थट्टा में, तत्पश्चात अगस्त 1351 ईस्वी में दिल्ली में। फिरोज शाह तुगलक की राजस्व एवं ग्रामीण कृषि व्यवस्था। रिक्त राजकोष की पूर्ति, व्यापार एवं वाणिज्य की उन्नति तथा जनता की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व एवं ग्रामीण व्यवस्था में सुधार किए। किसानों द्वारा अकाल के समय पूर्व सुल्तान से जो ऋण लिए गए थे, फिरोज ने वे ऋण माफ कर दिए। पदाधिकारियों के वेतन में वृद्धि की। किसानों के कर भार को हल्का करने के लिए उसने सूबेदार द्वारा दी जाने वाली भेंट की प्रथा को समाप्त कर दिया। अब कर व्यवस्था। फिरोज शाह तुगलक ने सर्वप्रथम लगान व्यवस्था को सही किया, क्योंकि राज्य की आय का मुख्य स्रोत लगान ही था। सर्वप्रथम राज्य की आमदनी का प्रमाणिक विवरण तैयार करने के लिए ख्वाजा हिसामुद्दीन को नियुक्त किया, जिसने लगान की आमदनी को 6 करोड़ 78 लाख टंका निर्धारित किया। भू राजस्व की दर 1/3 से 1/5 कर दी गई। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुसलमान शासक था। 24 प्रकार के अतिरिक्त करों अबवाब को समाप्त कर दिया गया, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रारंभ घरई व चरई भी शामिल थी। 4 महत्वपूर्ण कर जारी रखे, जिसमें अनुमति शरीयत में दी गई थी, जिसकी अनुमति जो है शरीयत में दी गई थी। ये 4 थे: खराज, जजिया, जकात और खुम्स। किंतु इसके अतिरिक्त हक ए शर्ब नामक सिंचाई कर भी लगाया, जिसकी दर 1/10 या 10% थी। कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई साधनों को भी सुदृढ़ किया। उसने लगभग 11 नहरों का निर्माण दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में करवाया, जिससे लगभग 160 वर्ग मील के क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हुए। कुआं एवं जलाशयों के निर्माण से अन्य भागों में सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हुआ। फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई नहरों में उलुग खानी तथा रजवाही सर्वाधिक प्रसिद्ध थी। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने कृषि एवं राजस्व सुधारों के फलस्वरूप प्रजा समृद्ध हो गई। अफीफ लिखता है कि सामग्री बहुत सस्ती हो गई। उसके पूरे 40 वर्षों के शासनकाल में लोगों ने अकाल नहीं देखा। अब उद्योग और कारखाने। तो फिरोज शाह तुगलक ने राज्य की आय में वृद्धि के लिए नई नीति बनवाई। उसने लगभग 1200 फलों के बाग लगवाए, जिससे राज्य को 1,80,000 टंका प्रतिवर्ष अतिरिक्त आय प्राप्त हुई। राज परिवारों के उपयोग में आने वाली आवश्यक वस्तुओं तथा विलासिता की वस्तुओं के उत्पादन के लिए 36 शाही कारखानों की स्थापना करवाई, जो राज्य के द्वारा संचालित होते थे। फिर फिरोज शाह तुगलक के सैनिक अभियान। तो फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल अमीरों, सेना और उलेमाओं के प्रति तुष्टीकरण का था। उसने यह निश्चित किया कि वह अपनी सत्ता उन्हीं प्रदेशों में बरकरार रखने की कोशिश करेगा जिस पर नियंत्रण केंद्र से आसानी से किया जा सके। अतः उसने दक्षिण भारत और दक्कन पर फिर से अपना अधिकार स्थापित करने का प्रयास नहीं किया। फिरोज शाह के समय बंगाल दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण से बाहर हो गया। हालांकि फिरोज शाह तुगलक ने बंगाल पर 2 बार अभियान किया, किंतु दोनों बार असफल रहा। 1360 ईस्वी में फिरोज शाह ने जाजनगर के शासक पर चढ़ाई की। वहां पर उसने मंदिरों को नष्ट कर दिया और काफी धन लूटा, किंतु उड़ीसा को सल्तनत में मिलाने का कोई कोशिश नहीं की। 1365 में फिरोज शाह ने कांगड़ा का सफल अभियान किया और इस अभियान में ज्वालामुखी मंदिर से अनेक संस्कृत रचनाएं पांडुलिपियों के रूप में प्राप्त हुई। फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैनिक अभियान थट्टा में हुआ, जहां 1362 से 64 ईस्वी में 2 वर्षों के अभियान के बावजूद उसे कोई सफलता नहीं मिली।
फिरोज शाह तुगलक के अन्य कार्य क्या क्या हैं? तो फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा फुतूहात ए फिरोज शाही लिखी थी। किसानों पर लगे तकवी ऋणों को माफ कर दिया था। उसने कुछ विभागों की स्थापना की, जैसे दार उल शफा जो राजकीय अस्पताल था, दीवान खैरात जो गरीबों के लिए दान करने का विभाग था, लोक निर्माण विभाग जो नवीन नगरों की स्थापना हेतु था, तथा दफ्तर रोजगार यानी बेरोजगारों के लिए कार्यालय इत्यादि विभागों की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना की ताकि हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके। दासों के लिए एक पृथक विभाग दीवान ए बंदगान की स्थापना की गई। इसके दरबार में दासों की संख्या सबसे अधिक थी। फिरोज शाह तुगलक द्वारा फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद नगर बसाए गए। फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई। फिरोज शाह तुगलक ने अधा एवं बिख नामक क्रमशः आधे एवं चौथाई पीतल में तांबा चांदी मिश्रित 2 सिक्के चलाए। सैनिकों के प्रति फिरोज शाह ने उदारता की नीति अपनाई। उसने खुम्स की प्रचलित दर में परिवर्तन करके सैनिकों को 80% भाग देना आरंभ किया और राज्य द्वारा 20% हिस्सा ही लिया गया। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया और मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली में जो कुश्क ए शिकार महल के सामने पड़ा है। फिरोज शाह तुगलक के उत्तराधिकारी कौन कौन थे? तो फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी जो है अयोग्य साबित हुए। फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों में तुगलक शाह द्वितीय, अबू बकर मोहम्मद शाह और नसरुद्दीन मोहम्मद शाह थे। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1398 से 99 ईस्वी में समरकंद के शासक तैमूर लंक ने दिल्ली पर आक्रमण करके तुगलक साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। तैमूर के आक्रमण के समय महमूद शाह दिल्ली छोड़कर भाग गया। 1405 ईस्वी में तैमूर की मृत्यु के बाद वह दिल्ली लौटा। नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत से जौनपुर, गुजरात और मालवा पूर्णतः जो है स्वतंत्र हो गए। अब फिरोज शाह तुगलक का मूल्यांकन। समकालीन इतिहासकारों द्वारा फिरोज शाह तुगलक को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा गया। उसके आर्थिक सुधारों से राज्य की स्थिति मजबूत हुई तथा कल्याणपरक कार्यों से सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बढ़ी। फिरोज शाह तुगलक की अत्यधिक तुष्टीकरण की नीति ने साम्राज्य का पतन अवश्यंभावी बना दिया। एल्फिंस्टन ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा है। अब तुगलक वंश के पतन के कारण। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना से लेकर तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक जितने भी राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया उनमें तुगलक वंश का शासनकाल सबसे दीर्घकालिक रहा। हालांकि अपने अंतिम दिनों में अयोग्य उत्तराधिकारियों के कारण इस वंश का पतन हो गया। तुगलक वंश के पतन के निम्न कारण थे। मोहम्मद बिन तुगलक की महत्वाकांक्षी योजनाओं की असफलता के कारण राजस्व घट गया। सुल्तान ने अपनी इन योजनाओं की असफलता का कारण अमीरों एवं जनता की उदासीनता को मानकर उन्हें कठोर दंड दिए, जिससे अमीर एवं जनता के ने सुल्तान के विरुद्ध बगावत की। उसके शासनकाल में विद्रोह हुए जिससे साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। फिरोज शाह तुगलक ने दया एवं क्षमाशीलता की नीति अपनाकर मुसलमानों का विश्वास तो प्राप्त किया किंतु सल्तनत की नींव कमजोर कर दी। फिरोज शाह द्वारा जारी की गई जागीर प्रथा, भ्रष्ट सरकारी तंत्र एवं वंशानुगत पदों की घोषणा और दास प्रथा का प्रारंभ, इन कार्यों से विघटनकारी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन मिला। फिरोज शाह तुगलक ने दुर्बल एवं विलासी उत्तराधिकारी शासन चलाने में अयोग्य साबित हुए, जिससे अमीरों को षड्यंत्र रचने का अवसर मिला। परिणाम स्वरूप सल्तनत की शक्ति क्षीण होती चली गई। केंद्रीय शक्ति के अभाव के कारण मंगोलों को भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिला। अमीरों को बढ़ते प्रभाव, षड्यंत्र एवं विलासितापूर्ण जीवन ने दरबार में गुटबंदी का पूर्ण वातावरण स्थापित कर दिया, जिससे सल्तनत की सत्ता कमजोर हो गई। कमजोर राजनीतिक अवसर का लाभ उठाकर तैमूर ने भारत पर आक्रमण
किया, जिसका सामना दिल्ली का सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद शाह नहीं कर पाया। अंततः तुगलक वंश का पतन हो गया। अब एक चीज और है, फिरोज शाह तुगलक ने दयालते फिरोज शाही ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया था। ये दयालते फिरोज शाही जो है नक्षत्र एवं दर्शन शास्त्र का ग्रंथ है। तो ये तो जो है तुगलक वंश जो है पूर्ण हो गया। अब इसके बाद हम अगले सेशन में देखेंगे सैयद एवं लोदी वंश, और उसी के साथ सैयद और लोदी वंश के साथ ही दिल्ली सल्तनत का विघटन और प्रांतीय राज्यों का उदय। ये दोनों चीज़ें एक ही साथ में कंप्लीट कर देंगे। तो इसी के साथ जो है दिल्ली सल्तनत पूरी हो जाएगी, फिर आगे जो है प्रारंभ किया जाएगा। और जो लोग भी नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। और धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।